अध्याय 246। यहाँ रक ड्रैगन गांव आता है। खिड़की खोलकर बाहर देखने पर डिंग हाओ ने पाया कि आसमान धुंधला था। रात बीत चुकी थी। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। कपड़े धोने के बाद डिंग हाओ कमरे से बाहर चला गया। गाओ फैंग और दूसरे लोग पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। डिंग हाओ को बाहर आते देख गाओ फैंग ने उसका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। छोटी लड़की जुए ने अपने चेहरे पर लगे कीचड़ के दाग धोए और अपना सफेद नाजुक सा चेहरा दिखाया। सभी लोगों ने सराय में नाश्ता किया और वैली विलेज की ओर चल पड़े। शांतिपूर्ण शहर छोड़ने से पहले डिंग हाओ ने बहुत सी चीजें खरीदी, जिनमें से ज्यादातर कवच, हथियार और खाना था। उसने एक बड़ी गाड़ी किराए पर ली ताकि खरीदी गई सभी चीजें ले जाई जा सके। सूरज लाल हो चुका था और आसमान में बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे। लोगों का एक समूह पीसफुल सिटी के उत्तरी गेट से बाहर आया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। घाटी गांव। मानव जनजाति के अधिकांश छोटे गांवों की तरह वैली गांव भी बड़ा नहीं था। इसका क्षेत्रफल लगभग 60 म्यू था। गांव स्नो ड्रैगन माउंटेन के सामने पहाड़ियों के बीच बसा था। पहाड़ साल भर बर्फ के ग्लेशियर से ढका रहता था। गांव के सामने घास के मैदान और बर्फ से ढकी झाड़ियां थीं। हजारों मीटर गहरी तहखाना खाई में, जैसे प्राचीन काल में किसी सर्वशक्तिमान ने तलवार से पहाड़ को काटा हो, हवाएं गरजती थी और बर्फीली धुंध आसमान में छा जाती थी। पूरा गांव पहाड़ के सहारे बसा हुआ था और पूर्व से पश्चिम तक लंबा और सनकरा था। गांव के पूर्वी छोर से पश्चिम की ओर एक मुख्य सड़क जाती थी, जिसके दोनों ओर चट्टान और बर्फ की ईंटों से बने घर थे। गांव चट्टानों, विशाल लकड़ियों और बर्फ के टुकड़ों की दीवार से घिरा हुआ था, जो 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी। बर्फ में हर तरह के कांटे जमे हुए थे। दूर से देखने पर यह एक झुंड में सफेद हाथी जैसा दिखता था। बर्फ की दीवार धूप में चमक रही थी और बहुत ही शानदार लग रही थी। दीवार कुछ निचले शैतानों से बचाव कर सकती थी। जैसे जैसे लंबी और ठंडी सर्दी नजदीक आ रही थी, मनुष्य और शैतान दोनों को भोजन की कमी का खतरा होने लगा। हर साल इस समय स्नो प्रांत में मानव जनजातियों और शैतानों के बीच संघर्ष तनावपूर्ण हो जाता था और लगभग हर दिन खून खराबा होता था। जीवन को जारी रखने और जीवित रहने के लिए दोनों पक्षों को तलवारों और कृपाणों से एक दूसरे को मारना पड़ता था। जब सूरज उगने वाला था तो गाओ लिन, जो इस साल पहले से ही 73 साल के थे और गांव के सबसे बुजुर्ग और यहाँ के एकमात्र बुजुर्ग, कुछ हथियारबंद युवकों के साथ बर्फ से घिरी दीवार के दक्षिण में स्थित टॉवर पर चढ़ गए। एक तरफ से निगरानी रखते हुए वे दूसरी तरफ दूर दक्षिण की ओर देख रहे थे। उस दिन से 4 या 5 दिन बीत चुके थे जब गाओ फैंग, गांव के मुखिया और कई युवा वयस्क एक रक्षक योद्धा को काम पर रखने के लिए शांतिपूर्ण शहर गए थे। उनकी पिछली नियुक्ति के अनुसार कल गाओ फैंग और अन्य लोगों के लौटने का दिन होना चाहिए। स्नो ड्रैगन माउंटेन में शैतान अधिक से अधिक चिड़चिड़े हो गए, लेकिन शायद वे जल्द ही इस क्षेत्र में आएंगे। लोगों को उम्मीद थी कि गांव के मुखिया और उनके अनुयायी अच्छी ताकत वाले रक्षक योद्धा को काम पर रखकर सफलतापूर्वक वापस लौट सकते हैं, अन्यथा गाओ लिन ने बुरा सोचने की हिम्मत नहीं की। यदि कोई रक्षक योद्धा न हो तो ये शीतकाल वैली गांव के लिए प्रलय का दिन हो सकता है। और अधिक ग्रामीण ऊंची दीवार पर उम्मीद से खड़े होकर दक्षिणी पहाड़ी सड़क की ओर देखने लगे। ऐसे व्यग्रतापूर्ण इंतजार में समय धीरे धीरे बीतता गया। धीरे धीरे दिन से दोपहर हो गई। दूर बाहर की ओर जाने वाली एकमात्र सड़क पर अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बड़े साहब, गांव के मुखिया और बाकी लोग क्यों नहीं लौटे? एक युवक, जो 18 या 19 साल का लग रहा था, जिसकी भौहें मोटी थी, आंखें बड़ी थी और अंदाज काफी वीर जैसा था, हाथ में लोहे की नोक वाला भाला पकड़े हुए इंतजार करने के लिए अधीर था। गाओ जियान, बकवास मत करो, सफेद भौहें उठाते हुए गाओ लिन ने बुरे लड़के को बीच में टोका। गाओ लिन ने अपना मुंह खोला, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। देखो, दूर पर हलचल हो रही है, अचानक किसी ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। अचानक उन्होंने दक्षिण की ओर पहाड़ी सड़क की ओर देखा। दूर जहां सफेद आसमान जमीन से मिला था, वहां एक दर्जन काले बिंदु दिखाई दिए। फिर काले बिंदु स्पष्ट हो गए। वे निश्चित रूप से शैतान या अन्य जानवर नहीं थे, बल्कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे मानव छायाएं थीं। क्या गांव का मुखिया और उसके साथी वापस आ गए हैं? गाओ लिन को सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन अगले ही पल झुर्रियों से भरा उसका बूढ़ा चेहरा जम गया और फिर वह डर गया। जल्दी जाओ,
हमारे लोगों को रक्षा के लिए तैनात करो। युद्ध के मैदान पर तैयार हो जाओ। वे लोग ब्लड ड्रैगन गांव से हैं। दूर पहाड़ी रास्ते पर अचानक एक लंबा सफेद झंडा लहरा रहा था, जिस पर एक लंबा खूनी ड्रैगन बना हुआ था, जिसके दांत और पंजे थे। यह उत्तरी हवा से बह रहा था। ड्रैगन जीवित लग रहा था, आसमान में घूम रहा था और बुरी खूनी आभा से भरा हुआ था। ध्वज को पूर्ण काले और हल्के कवच से सुसज्जित एक युवा योद्धा ने थामा हुआ था। इस विशालकाय शूरवीर के पीछे 30 या उससे अधिक की एक घुड़सवार सेना दहाड़ती हुई आई, जैसे कि सफेद आकाश और धरती के बीच एक काली दुष्ट हवा बड़ी तेजी से बह रही हो, और घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट के साथ शूरवीरों का समूह शीघ्र ही घाटी गांव की बर्फीली दीवारों के नीचे दिखाई दिया। नजदीक से देखने पर इन शूरवीरों की क्रूरता देखी जा सकती थी। सबके काले कवच खून से सने हुए थे। सभी बड़े घोड़े काले बालों वाले थे। घोड़े के सिर के नीचे कई इंसानों के सिर लटक रहे थे और वे पूरी तरह से जमे हुए थे। उन चेहरों पर घबराहट के भाव अभी भी स्पष्ट और पहचाने जा सकते थे। जाहिर है, वे कुछ समय पहले ही मारे गए थे। ये लोग नरक से निकलती हुई मौत की सेना की तरह थे। शूरवीरों के कवच जमे हुए लाल रक्त और चांदी की बर्फ से ढके हुए थे। शूरवीरों ने खामोशी से गंभीर रूप से सफेद हवा को बाहर निकाला, और हवा भूतिया कोहरे की तरह फैल गई। समय समय पर एक घोड़ा सूंघता था, और यह अवर्णनीय हत्या के इरादे से माहौल को और अधिक रोमांचकारी बना देता था। दीवार पर वैली गांव के लोग लगभग स्तब्ध थे। ज्यादातर लोग इतने डरे हुए थे कि वे बोल भी नहीं पा रहे थे। उनमें से कुछ तो इतने डरे हुए थे कि उनके हाथ लंबे भाले पकड़े हुए कांप रहे थे। वे हताश चेहरे के साथ पीले पड़ गए थे। लगभग सभी लोगों ने ब्लड ड्रैगन गांव के बारे में सभी प्रकार की अफवाहें सुनी थी। पहाड़ी डाकुओं का ये समूह 250 किलोमीटर के दायरे में सबसे बड़ा था, और वे कुख्यात रूप से खूनी और निर्दयी थे। वे भयंकर हवा के साथ आते जाते थे, स्नो ड्रैगन माउंटेन में बेतहाशा भागते थे ताकि कोई भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत न करे। उन्होंने कारवां को लूटा, गांवों को लूटा और लोगों और पैसे को लूटा। उन्होंने हर तरह की हरकतें की। अगर कोई विरोध करता तो वे उसे जला देते, और यहाँ तक कि पक्षियों और कुत्तों को भी नहीं बख्शा जाता। वे निर्दयी सामूहिक हत्या करते थे। हालांकि इन शातिर डाकुओं को ये भी पता था कि उन्हें सारी मछलियां पकड़ने के लिए तालाब को खाली नहीं करना चाहिए। 50 किलोमीटर के भीतर के गांवों के लिए जो ब्लड ड्रैगन विलेज के प्रति आज्ञाकारिता दिखाते थे, साल के 4 मौसमों में एक संरक्षण निधि लगाई जाती थी। इसके अलावा वे अब और लूटपाट नहीं करते थे। इसलिए वैली विलेज सहित कई ऐसे गांव बच पाए। गेट पर सिर पर काले कवच वाला एक शूरवीर, मोटा और 2-5 मीटर लंबा लग रहा था और लोहे का टॉवर लग रहा था। वह एक विशाल, कुछ हद तक अतिरंजित अर्ध राक्षस घोड़े ब्लैक विंड बीस्ट पर सीधा बैठा था। वह गंजा था। उसके चेहरे और खोपड़ी पर नीले कॉन्टों के टैटू थे, जो उसे और भी अधिक डरावना बना रहे थे। टैटू वाला गंजा आदमी, जिसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और पुतलियों की गहराई में हरे लॉन की हल्की झिलमिलाहट थी, इतना ठंडा था मानो उसकी ठंडी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। अध्याय 247 घेराबंदी में गांव। इस टैटू वाले गंजे आदमी को शूरवीरों का मुखिया होना चाहिए। ऊपर देखकर उसने दीवार पर खड़े गांव वालों की आंखों में भय देखा, और नशे में उसने इसका खूब आनंद लिया। एक काले शूरवीर ने घोड़े को धीरे धीरे अपने पास से बाहर निकलने के लिए कहा। बर्फीली सड़क पर कदम रखते ही घोड़े के खुरों की आवाज बहुत कर्कश थी। उसने ऊपर देखा और चिल्लाया, दीवार के अंदर के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ब्लड ड्रैगन गांव में घास की कटाई हो रही है। 1/4 घंटे के अंदर 10 कुंवारियां और 200 टैल चांदी सौंप दो। जैसे ही समय सीमा समाप्त होगी, निर्दयतापूर्वक सामूहिक कत्लेआम शुरू हो जाएगा, और यहां तक कि मुर्गियां और कुत्ते भी नहीं बचेंगे। यह आवाज आकाश में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। दीवार पर अंततः गांव वाले जाग गए, और वे अचानक असमंजस में पड़ गए। गांव के मुखिया की अनुपस्थिति में रक्षक योद्धा भी गायब हो गया था। रीढ़ विहीन वे सभी ऐसे भयंकर डाकुओं के सामने कांप रहे थे। हमने सर्दियों के लिए संरक्षण निधि का भुगतान किया है, हमें इसे फिर से क्यों देना चाहिए? हाथ में एक लंबा भाला लिए गाओजियान अभी भी युवा और जोरदार था, और उसके पास एक नवजात बछड़े की तरह प्रोत्साहन था जो एक छोटे बाघ को दर्शाता है, और चिल्लाया, वाह! एक काला साया आसमान की ओर उठ गया। एर खिलखिलाहट अपने गले को छूते हुए गाओजियान ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली।
खून की धारा उसकी उंगलियों से बह रही थी। एक काले तीर के समूह ने बेरहमी से उसके गले और गर्दन को छेद दिया था। खून से लथपथ तीरों का समूह पीछे की गर्दन से खून से लथपथ होकर बाहर आ गया और उस युवक की अनमोल जान चली गई। अगर तुमने फिर से विरोध करने की हिम्मत की तो पूरे गांव का कत्लेआम कर दिया जाएगा। काले शूरवीर की ठंडी आवाज बिना किसी भावना के दीवार के नीचे अस्पष्ट रूप से गूंज उठी। खरपतवार, तुम्हारे पास धूप बत्ती जलाने के लिए आधे से भी कम समय है। उनकी नजर में ये ग्रामीण उनके द्वारा काटी गई घास थे। लड़का लड़का दीवार पर गाओ लिन त्रासदी को रोकने में असमर्थ था। उसने गाओ जियान को शरीर के तापमान के साथ स्थिर रखा और आंसू के साथ फूट फूट कर रोने से खुद को रोक नहीं सका। सिर्फ इसलिए कि गाओ जियान ने एक और शब्द कहा, उसकी जान आसानी से चली गई। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? क्यों न उनसे लड़ें? हाँ, दीवार के सहारे हम उनका प्रतिरोध कर सकते हैं। हम इतना पैसा देने में असमर्थ हैं और हम अपने बच्चों को असहाय रूप से इन राक्षसों को नहीं सौंप सकते। हाँ, अगर हम उनसे लड़े और सबसे बुरी स्थिति आ गई तो हम मर सकते हैं। लोगों ने गाओ जियान के शरीर को घेर लिया जो धीरे धीरे ठंडा हो गया था और उनका गुस्सा जल रहा था। शुरुआती डर गायब हो गया। जैसे ही युवाओं ने देखा कि अतीत में उनका चंचल जीवन साथी अब कभी नहीं जाग सकता, उनकी आंखें क्रोध और घृणा से भर गईं। उन्हें एक पल में ही अपनी हिम्मत वापस मिल गई। गाओ लिन की धुंधली और वृद्ध आंखें धीरे धीरे युवा लोगों के चेहरों पर घूम गईं और उसके विचार धीरे धीरे स्पष्ट हो गए। झगड़ा करना साथ क्या, ये नरसंहार के लिए अभिशप्त था। मुश्किल समय में जीते हुए कमजोर लोगों को कई मामलों में होश में आना पड़ा और वे शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सके। वे पहले से ही 70 साल से ज्यादा के हो चुके थे। अगर वे मर भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके सामने वे युवा चेहरे, वे वैली गांव के रक्त वंश और आशा थे। गाओ लिन ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह अंतिम निर्णय लेने वाला था, एक निर्दयी आवाज सुनाई दी, तुम्हारे पास अभी भी 10 सेकंड है। 10 सेकंड के बाद कोई चांदी नहीं दी जाएगी और कोई कुंवारी कन्या नहीं दी जाएगी। पूरा गांव खून से लथपथ हो जाएगा और कोई मुर्गी या कुत्ता नहीं बचेगा। काले शूरवीर की आवाज रहस्यमयी बर्फ की तरह ठंडी थी और बर्फ में गूंज रही थी। 10, 9, 8, 7। शून्य में खून की गंध फैल गई। यह आवाज हर ग्रामीण के दिल पर हथौड़े की तरह चोट करती हुई प्रतीत हुई, जिससे वे पीले पड़ गए और उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु का देवता कानों के सामने उल्टी गिनती कर रहा हो। गांव के सबसे बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में गाओ लिन उदास दिख रहे थे और गांव में बची हुई एक चीज के बारे में सोच रहे थे। वह एक कठिन निर्णय लेने वाले थे, लेकिन इस समय उन्हें नहीं पता था कि अचानक उनकी नजर दक्षिण में दूर पहाड़ी सड़क पर क्यों पड़ी। इस नजर से अचानक उसकी नजर उस दिशा पर टिक गई, क्योंकि दूर पहाड़ी रास्ते पर अप्रत्याशित रूप से दर्जनों छोटे काले धब्बे दिखाई दिए और वे वैली विलेज की ओर बढ़ रहे थे, न तो तेजी से और न ही धीरे से। गांव लिन का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। क्या गांव का मुखिया वापस आ रहा था? यह अवश्य ही गांव का मुखिया होगा जो किराए के रक्षक योद्धा के साथ वापस आया होगा। अरे, वे इस समय वापस क्यों आए? धूपबत्ती जलाने के समय से पहले सभी लोगों ने गांव के मुखिया के जल्द से जल्द वापस आने की प्रार्थना की, लेकिन अब उन्हें उम्मीद थी कि गांव का मुखिया और उसके साथी नहीं आएंगे। भले ही 15 टैल चांदी के साथ गांव के मुखिया ने वास्तव में एक रक्षक योद्धा को काम पर रखा हो, लेकिन योद्धा ब्लड ड्रैगन गांव के 29 से अधिक खूंखार डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकता था और वह मौत को दावत दे रहा था। गाओ लिन गांव के मुखिया और उसके साथियों को चेतावनी देने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस समय ही घोड़ों की तेज और हर्षित हिनहिनाहट की आवाज हवा और बर्फ को चीरती हुई दूर से स्पष्ट रूप से आ रही थी। काले कवचधारी शूरवीर को सबसे पहले पता चला कि दूर खड़ी भीड़ उसके पास आ रही है। गाओ लिन का दिल अचानक ठंडा पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि गांव का मुखिया और उसके साथी आज की आपदा से बच नहीं पाएंगे। हालांकि उसने जो नहीं सोचा था वह था, अगले ही पल कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। घोड़े की हिनहिनाहट सुनकर ब्लड ड्रैगन गांव के डाकुओं के घोड़े अचानक बेचैन हो गए। उनमें से कुछ ने तो इतना खराब प्रदर्शन किया कि वे अप्रत्याशित रूप से मल मूत्र करने लगे। वे मौके पर ही कराहने लगे, आगे के पैरों से जमीन पर घुटने टेक दिए, जिससे व्यवस्थित टीम अचानक बेहद अस्त व्यस्त हो गई।
सौभाग्यवश घोड़ों पर सवार शूरवीर अत्यंत कुशल और असाधारण शक्ति वाले थे और उन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया दी। क्रोध के आवेश में शूरवीरों ने जोर से लगाम खींची और अपने घोड़ों को पुनः खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। बोल्ड टैटू वाले विशालकाय आदमी का चेहरा बदल गया, क्योंकि वह ये देखकर चौंक गया था कि उसके आधे राक्षस घोड़े ब्लैक विंड बीस्ट ने अप्रत्याशित रूप से असामान्य प्रदर्शन किया। वह बहुत डरा हुआ था। अगर वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता तो शायद वह खुद को मूर्ख बना लेता। ये ज्ञात था कि यह आधा राक्षस घोड़ा, ब्लैक विंड बीस्ट, लगभग अशुभ जानवर के रूप में वर्गीकृत था और यह बहुत भयंकर था। जैसे ही आम घोड़ा इस आधे राक्षस घोड़े के करीब आता, आम घोड़ा डर से डर जाता। लेकिन आधा राक्षस घोड़ा दूसरे घोड़े की हिनहिनाहट से इतना बुरा व्यवहार करने से क्यों डरता था, इसकी वजह ये थी। गंजे टैटू वाले विशालकाय व्यक्ति ने ऊपर देखा तो पाया कि एक लंबा गाउन पहने एक आदमी सफेद घोड़े के साथ चक्रवात की तरह उसकी ओर दौड़ रहा था। पलक झपकते ही वह आदमी आ पहुंचा। इस समय उन्होंने आखिरकार शूरवीर का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। यह एक 14 या 15 साल का बचकाना लड़का निकला, लेकिन उत्कृष्ट स्वभाव वाला ये युवक तलवार के आकार की भौहों और सुअर की तरह की नाक वाला सुंदर था। वह जिस घोड़े पर सवार था वह असाधारण था। एक आदमी और एक घोड़े ने लोगों को शक्तिशाली गति का भ्रम दिया। गंजा और टैटू वाला विशालकाय आदमी, जिसकी आंखों में हरी रोशनी चमक रही थी, अपना सारा ध्यान युवक के सफेद घोड़े पर केंद्रित कर रहा था। क्या वह स्नो प्रोविंस का शेर, ड्रैगन बीस्ट है? इस विशालकाय व्यक्ति की नजर अच्छी थी और उसने एक नजर में सफेद घोड़े के रक्तवंश को पहचान लिया। एक हिनहिनाहट से आधा राक्षस घोड़ा ब्लैक विंड बीस्ट भयभीत और असहज महसूस कर सकता था और स्नो प्रोविंस में घोड़ों की सूची में केवल शीर्ष 3 में ही ऐसी क्षमता थी। अध्याय 248 घातक बिजली। रुको। भीड़ में से एक काला शूरवीर निकला और लड़के को आगे आने से रोकने की कोशिश करने लगा। सुंदर युवक के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से लगाम हिलाई और सफेद घोड़ा अचानक हवा में उछल गया, जैसे कि उसके पंख हो। घोड़ा काले शूरवीर के सिर के ऊपर से 100 मीटर से अधिक दूर उड़ गया और दीवार के नीचे स्थिर होकर उतरा। कितना आकर्षक घोड़ा है! हर कोई आश्चर्यचकित था। शहर की दीवार पर खड़े एल्डर, क्या आप एल्डर गाओ लिन हैं? सुंदर युवक ने घोड़ा रोकने के बाद पूछा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन बर्फ में दबी हुई थी और सभी को साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा उसके मजबूत युद्ध कौशल की वजह से था, जिसने काले शूरवीरों को चौंका दिया और वे इस लड़के को नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गाओ लिन ने जब शहर की दीवार से ये दृश्य देखा तो अचानक उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने जल्दी से जोर से जवाब दिया, हाँ। और तुम? मैं वैली विलेज का संरक्षक योद्धा हूँ, जिसे गांव के मुखिया गाओफेंग ने हाल ही में काम पर रखा है। गेट पर इन लोगों को क्या हुआ? गाओ लिन ने ये शब्द सुनकर बहुत खुश हुआ। गाओ फेंग ने वाकई एक संरक्षक को काम पर रखा था, लेकिन शहर के नीचे का किशोर बहुत छोटा था, इसलिए गाओ लिन को संदेह हुआ। इतना छोटा सा लड़का, हालांकि मुझे नहीं पता कि वह कितना ताकतवर है। मुझे डर है कि वह ब्लड ड्रैगन विलेज के उन खूंखार दिखने वाले डाकुओं से मुकाबला नहीं कर सकता। वह बहुत छोटा है और उसका भविष्य उज्जवल है। उम्मीद है कि वह यहाँ नहीं मरेगा। एक पल के लिए तो गाओ लिन को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। शहर की दीवार के नीचे। लड़के, क्या तुम यहाँ नए संरक्षक योद्धा हो? टैटू वाला गंजा विशालकाय व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा, कुछ देर तक ऊपर नीचे देखता रहा और फिर अहंकार से बोला, हम ब्लड ड्रैगन विलेज के शूरवीर हैं और हम यहाँ सुरक्षा शुल्क वसूलने आए हैं। लड़के, तुम कहाँ से आए हो? डिंग हाओ ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। काले शूरवीरों के इस समूह की पोशाक और सांस स्पष्ट रूप से अच्छी नहीं थी, और घोड़ों के सिर के नीचे लटके हुए जमे हुए सिर सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त थे। मेरा नाम सेट ऑफ वन नाइफ है। मैं वैली विलेज का नया गार्ड फाइटर हूँ, डिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको मेरा नाम जरूर याद होगा। एक ही चाकू से हमला। तुम कितने घमंडी हो, गंजे सिर वाले दैत्य ने व्यंग्य किया। अचानक ऊपर से खून की गंध का एक निशान नीचे तैरता हुआ आया। डिंग हाओ ने अपनी नाक सिकुड़ी और गंजे विशालकाय को देखा। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। उसने शब्द दर शब्द पूछा, अच्छा, तुमने अभी यहाँ किसी को मार दिया है ना? हाँ, हम ब्लड ड्रैगन विलेज में खरपतवार निकाल रहे हैं। एक या दो लोगों को मारने का क्या मतलब है?
बलवान आदमी के इर्द गिर्द एक काला शूरवीर खुशी से हंसा और बोला, 5 सांसों के समय में अगर वैली विलेज सुरक्षा शुल्क का भुगतान नहीं कर सकता है, तुम सब मर जाओगे। ओह, तुम्हारी नजर में लोगों को मारना खरपतवार निकालने जैसा है न? डिंग हाओ ने सिर हिलाया। उसने एक पल के लिए उस शूरवीर के काले क्रॉसबो तीरों को देखा और फिर कहा, तो क्या तुमने ही शहर की दीवार के पार उस युवक को मारा था? डिंग हाओ की ओर से घूरने पर काले शूरवीर को गुस्सा आ गया। उसने नाक भान सिकोड़ते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैंने ऐसा किया। मैंने अपने क्रॉसबो तीर से उस छोटे कमीने का गला चीर दिया। उसने डिंग हाओ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले ही पल, उस स्थिति में आप मर सकते हैं। डिंग हाओ ने अचानक अपना हाथ उठाया और उसके हाथ से चांदी की ठंडी रोशनी निकली। वह एक उड़ता हुआ खंजर था। काले कवच वाले शूरवीर ने उपहास किया और सोचा, तुम्हारी छुपे हुए हथियार की तकनीक बहुत खराब है। मेरे सामने दिखावा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने अपने हाथ से हैंडल पकड़ लिया और अपनी कृपाण को बाहर निकालकर ठंडी रोशनी को रोकने ही वाला था। लेकिन अगले ही पल उड़ती हुई कृपाण ने अचानक अविश्वसनीय गति पकड़ ली। यह अंधेरी रात में सबसे चमकदार और आंखों को लुभाने वाली धारा की तरह लग रही थी। काले शूरवीर ने देखा कि उसके सामने रोशनी गायब हो गई और फिर उसे लगा कि उसका गला ठंडा हो गया है। वह घोड़े की पीठ पर जम गया और उसकी ताकत खत्म हो गई, जबकि उसकी लंबी कृपाण जो अक्सर अजेय थी, केवल 1 इंच बाहर खींची गई थी। एर एर, उसके गले में एक नीरस आवाज थी। वह अविश्वसनीय रूप से चिल्लाया, कैसे अचानक, इतनी जल्दी? अल्पविराम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह घोड़े से गिर पड़ा और मर गया। एक नाजुक मूठ वाले उड़ते खंजर ने उसके गले और गर्दन को पूरी तरह से छेद दिया था, जो बिल्कुल उसी तरह था जैसे गांव जेयान घाटी गांव का वह व्यक्ति जिसे पहले इस शूरवीर ने मार डाला था, की मृत्यु हुई थी। ये सब कुछ एक पल में घटित हुआ। गंजे सिर वाले राक्षस सहित अन्य सभी काले शूरवीरों ने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे विरोधियों के सामने ये लड़का पहले हमला करने की हिम्मत कर रहा है। इसलिए वे अपने साथी को बचा नहीं पाए। जब वे कुछ करना चाहते थे, तब तक काला शूरवीर मर चुका था। काले शूरवीर अचंभित रह गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गंजे सिर वाले टैटू वाले विशालकाय की आंखें क्रोध और हत्या की इच्छा से चमक उठी। वह गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लड ड्रैगन गांव के लोगों को मारने की? तुम छोटे कमीने, तुम मर चुके हो। कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। मैं तुम्हारी खाल उधेड़कर तुम्हें जंगल में मरने दूंगा। काले शूरवीर क्रोधित हो गए। वे घोड़ों पर सवार होकर डिंग हाओ को घेरने लगे। उन्होंने क्रोध में अपनी तलवारें और कृपाण निकाल लिए। ऐसा लग रहा था जैसे हवा ठोस हो गई हो। दीवार पर बैठे ग्रामीण भी हैरान रह गए। हालांकि डिंग हाओ ने कुछ ऐसा किया जो अप्रासंगिक था और एक भावशून्य भाव से बोला, इस तरह के कमीने को मारना मेरे हाथ को गंदा कर रहा है। शट अप ब्लड ड्रैगन विलेज। तुम लोग डाकुओं का झुंड हो। मेरे सामने दिखावा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चूंकि तुम लोग इतने बुरे लोग हो, इसलिए मुझे तुम सबको मारने का कोई अपराधबोध नहीं है। खैर, मैंने तय कर लिया है कि तुम सब आज मर जाओगे। उसने इन 30 से अधिक शक्तिशाली शूरवीरों का तिरस्कार किया। इस रवैये से गंजे सिर वाले दैत्य को गुस्सा आ गया। हमेशा से ही ब्लड ड्रैगन विलेज के लोगों को परेशान किया जाता रहा है, लेकिन अब इस लड़के ने वास्तव में ब्लड ड्रैगन विलेज का तिरस्कार करने का साहस किया है। वह पहले डिंग हाउ से उसके असाधारण पहनावे के कारण डरता था, लेकिन अब वह इतना भड़क गया कि वह पलट गया। भले ही वह किसी बड़े संप्रदाय का शिष्य हो या किसी बड़े संप्रदाय या बड़े परिवार का वंशज हो, लेकिन अगर वह यहां मर जाता तो किसी को पता नहीं चलता। हम पहले इस छोटे से बदमाश को मारेंगे और फिर वैली विलेज का कत्ल करेंगे। गंजे सिर वाले टैटू वाले विशालकाय ने अपनी कमर पर लगे विशाल चाकू को बाहर निकालते हुए क्रूर भाव से कहा, उसके छिपे हुए हथियार से सावधान रहो। हम लड़ने जा रहे हैं और फिर बकवास बंद कर देंगे। कचरा, सावधान, मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। डिंग हाओ के चेहरे पर हत्या की इच्छा बढ़ रही थी। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उफ उफ उफ, डिंग हाओ ने अपने हाथ ऊपर उठाए और फिर 4 ठंडी रोशनियां एक ही समय में चांदी की बिजली में बदल गईं और 4 काले शूरवीरों की ओर बढ़ी, जो पहले भागे। आह, पफ, नहीं, ओह! एक ही समय में लगभग 4 चीखें सुनाई दी। अध्याय 249 छिपे हुए हथियार और इंस्टा किल।
चारों उड़ते खंजरों ने अपने लक्ष्य पर वार किया और वे सभी शूरवीर के हेलमेट और कवच के बीच की खाई में जा गिरे। चारों शूरवीरों ने स्पष्ट रूप से बचने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह उड़ते खंजरों ने स्वचालित रूप से उनका पीछा किया और उन्हें मार डाला जैसे कि उनकी आंखें हों। धप। शव घोड़ों से उतरकर बर्फ में गिर गए। डिंग हाओ ने हंसते हुए अपने हाथ फिर से ऊपर उठाए और चार अन्य उड़ते खंजर चांदी की ठंडी रोशनी में बदल गए, जो उसके हाथों से उड़ गए और शून्य में प्रेत की एक श्रृंखला छोड़ गए। उफ, उफ, उफ। तेज उड़ते खंजर हवा में उड़ गए और चार अन्य काले शूरवीर तुरंत घोड़े पर गिर पड़े और उन खंजरों से बेरहमी से मारे गए। उड़ते खंजर का हमला, ठंडी रोशनी की किरण, चांदी की बिजली ने सभी लक्ष्यों को मारा। बाकी सभी काले शूरवीर बहुत हैरान थे और इस समय उन्हें अंततः एहसास हुआ कि उड़ने वाला खंजर कितना भयानक था। इस युवा लड़के ने स्पष्ट रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली छिपे हुए हथियार कौशल में महारत हासिल की थी, जिसमें गहरा अर्थ निहित था। आम लोग इस हमले से बिल्कुल भी नहीं बच सकते थे। अगर बाकी शूरवीरों ने अभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, तो वे लड़के के पास पहुंचने से पहले ही भयानक उड़ते खंजरों से मारे जाएंगे। शहर की दीवार के ऊपर गाओ लिन और गांव वाले उत्साह से देख रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव के मुखिया ने वास्तव में सिर्फ 15 टैल चांदी के साथ इतने मजबूत युवक को काम पर रखा है। छिपे हुए हथियार का उपयोग करने का उनका कौशल इतना अद्भुत और आकर्षक था। उन काले शूरवीरों को मारना मुर्गियों को मारने जितना आसान था। क्या आज जीतने का कोई मौका है? ढाल। गंजा दानव क्रोधित था। 8 काले शूरवीरों ने पीछे से एक एक काली गोल ढाल उतारी और ढालों को अपने सामने रखते हुए अपने खुले चेहरे और गर्दन को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया, और साथ ही उन्होंने अपने घोड़ों को प्रेरित किया और तेजी से आगे बढ़े। वे आश्वस्त हैं कि यदि वे दौड़कर निकट युद्ध करेंगे तो वे इस राक्षस बालक को काट डालने में सफल हो जाएंगे। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। डिंग, डिंग, डिंग। चार उड़ते खंजरों ने ढालों पर प्रहार किया, जिससे चिंगारी निकलने लगी। शूरवीरों को अपनी ढालों पर एक शक्तिशाली बल महसूस हुआ और उनकी कलाइयां ऐसे हिल रही थीं मानो उनकी ढालों पर विशाल हथौड़ों से वार किया गया हो। वे बहुत हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस युवक के उड़ते खंजरों में इतनी भयानक शक्ति थी। कोई आश्चर्य नहीं कि 8 साथी उसी क्षण मारे गए। लेकिन बस इतना ही था। यद्यपि उड़ने वाले खंजर मजबूत थे, लेकिन वे लोहे की ढालों को तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। उड़ते खंजरों के खतरे के बिना ये लड़का बिना पंजों वाला बाघ था, है न? दूसरी ओर डिंग हाओ ने हल्की सी आह भरी। पिछली बार प्राचीन खंडहरों में एक आंख वाले ड्रैगन और फॉलिंग स्टार संप्रदाय के उसके लोगों को मारने के बाद उसे छिपे हुए हथियार के बारे में कई अच्छे रहस्य मिले। तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय में लौटने के बाद डिंग हाओ ने कौशल का अध्ययन करने के लिए बहुत समय लिया और बहुत लाभ उठाया। उड़ने वाले खंजर की उनकी अपनी तकनीक ने आखिरकार एक सफलता हासिल की, गति और ताकत पर निर्भर रहने के दायरे से ताओ के दायरे में। हालांकि उन्होंने इस कौशल को बहुत लंबे समय तक विकसित नहीं किया, इसलिए छिपे हुए हथियार में उनकी वर्तमान उपलब्धियां केवल एक बार ही अपने उड़ने वाले खंजर को गति दे सकती थी या क्यूई कंपन की गणना और महसूस करके एक बार दिशा बदल सकती थी। फॉलिंग स्टार सेक्ट के मास्टर्स की तुलना में, जो अपनी इच्छानुसार छिपे हुए हथियार को बदल सकते थे, उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। इसलिए जब काले शूरवीरों ने अपनी ढालें निकाल ली, तो डिंग हाओ का उड़ने वाला चाकू कम उपयोगी था। अरे यार, अब तुम्हारी बारी है। डिंग हाओ ने अपने घोड़े को थपथपाया, जो कि हिम प्रांत का शेर ड्रैगन जानवर था। यह सफेद घोड़ा बहुत ही मानसिक रूप से सक्षम था। डिंग हाओ कुछ दिनों से इसके साथ रह रहा था, इसलिए वह इससे बहुत परिचित था। जैसे ही डिंग हाओ ने इसे छुआ, चतुर घोड़ा तुरंत समझ गया और अचानक ऊपर देखा और शेर और बाघ की तरह दहाड़ने लगा। हवा में बहुत देर तक तेज दहाड़ गूंजती रही। घोड़े के राजा की अनोखी सांस तुरंत शहर की दीवार के नीचे फैल गई। धप। काले शूरवीरों के घोड़े इस दबाव को सहन नहीं कर सके। वे डर गए और उनके पैर नर्म पड़ गए। आगे की ओर भागते हुए 8 घोड़े जमीन पर गिर पड़े, मानो दरबारियों ने राजा को देखा और चीख पड़े। ढाले पकड़े हुए शूरवीर तुरंत अपने घोड़ों से नीचे गिर पड़े, जैसे लौकी जमीन पर गिरती है। डिंग हाओ की आंखें चमक उठी और उसने फिर से अपने हाथ ऊपर उठा लिए। 4 और उड़ते खंजर ठंडी रोशनी में बदल गए और एक चमक में शून्य को चीर दिया।
4 काले शूरवीरों ने उनकी गर्दनें ढक ली और नीचे गिर पड़े। युद्ध शुरू होने में 3 सांस से भी कम समय बचा था। 30 अनुभवी काले शूरवीरों में से 13 गिर गए। उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के मुर्गियों की तरह मार दिया गया। वे अब डर गए थे, हालांकि ये लोग क्रूर डाकू थे। वह बहुत भयानक था। वह एक नरसंहार था। बाकी काले शूरवीरों को यकीन नहीं था कि वे इस तरह के भयानक जानलेवा चाकू से बच सकते हैं या उसे रोक सकते हैं। क्या आप फॉलिंग स्टार संप्रदाय के अनुयायी हैं? गंजे सिर वाले दानव ने गंभीरता से पूछा। वह भी डरा हुआ था। स्नो प्रांत में जो लोग इस तरह के अविश्वसनीय क्षेत्र में छिपे हुए हथियार का अभ्यास कर सकते थे, उनमें से अधिकांश फॉलिंग स्टार संप्रदाय के शिष्य थे। इतना बड़ा संप्रदाय स्नो प्रांत के 9 संप्रदायों में से एक था, और ब्लड ड्रैगन गांव ने ऐसे संप्रदाय को भड़काने की हिम्मत नहीं की। अगर यह युवक वास्तव में फॉलिंग स्टार संप्रदाय से था, तो आज की हार के बारे में शर्म की बात नहीं होगी। लानत है, तुम लानत है फॉलिंग स्टार संप्रदाय के शिष्य हो। तुम्हारे सभी सदस्य हैं। फॉलिंग स्टार सेक्ट के सभी शिष्य बेकार थे। उस आदमी ने वास्तव में सोचा था कि डिंग हाओ उनमें से एक था, जिससे डिंग हाओ क्रोधित हो गया। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उसकी कमर को छुआ, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने नीचे देखा और पाया कि कोई उड़ने वाला खंजर नहीं बचा था। उसके पास उड़ने वाला चाकू नहीं है। काले शूरवीरों में से एक ने डिंग हाओ की चाल देखी और उत्साह से चिल्लाया, हाँ, घोड़े से उतरो, जाओ और उसे मार डालो। गंजा सिर वाला विशालकाय व्यक्ति बहुत खुश हुआ और अपने घोड़े से उतरा, एक विशाल चाकू लहराते हुए और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसके शरीर के चारों ओर हरे रंग की रोशनी चमक रही थी। चूंकि आप फॉलिंग स्टार संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं, तो मर जाए। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। लकड़ी लड़ाई क्यूई और एक छिद्रित मार्शल सैनिक। डिंग हाओ को तुरंत ही इस गंजे विशालकाय व्यक्ति की असली ताकत का अंदाजा हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि इस आदमी की आंखों में हमेशा हरे रंग की रोशनी चमकती रहती थी, जो इंसानों की नहीं थी। यह उसकी क्यूई विशेषता निकली। हालांकि यह आदमी गलत अभ्यास कर रहा होगा, इसलिए उसकी रोशनी अजीब हरे रंग की थी। सोचते सोचते डिंग हाओ भी अपने घोड़े से उतर गया। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में फैलाया। जैसे ही लाल बत्ती चमकी, उसके हाथ में ड्रैगन आकार का रक्त चाकू दिखाई दिया। वह अपने पैरों को कंधों जितना चौड़ा करके गंभीरता से खड़ा था। उसकी सांसें बहुत स्थिर थीं। उसने अपना लंबा चाकू अपनी छाती के सामने रखा, और उसके शरीर पर एक हल्की लाल रोशनी चमक रही थी और उसके चारों ओर की हवा गर्म हो गई थी। उसने गंजे विशालकाय को करीब से देखा। उसकी आंखों में प्रबल लड़ाई की इच्छा के साथ उसके काले बाल और कपड़े हवा में नाच रहे थे। इस बार मैं बाहर इसलिए जा रहा हूं ताकि लड़ाई और संघर्ष का अनुभव प्राप्त कर सकूं, और ये लड़ाई मुझे वह दे सकती है जो मैं चाहता हूं। तो फिर चलो इसी क्षण शुरू करते हैं। जिस समय विशाल चाकू ने वार किया, डिंग हाओ ने हंसते हुए अपनी कलाई हिलाई। उसने अपने चाकू को दोनों हाथों से पकड़ा और हमला कर दिया। धमाका। धातु की तेज आवाज हुई। भयानक टक्कर से तेज हवा चली, जिससे बर्फ और बर्फ उड़ गए। डिंग हाओ कांप उठा, लेकिन पीछे नहीं हटा। वह तुरंत दृढ़ हो गया। अध्याय 250। छोटी प्यारी बिल्ली का अप्रत्याशित परिवर्तन। हालांकि गंजे टैटू वाले विशालकाय को बिजली का झटका लगा था। वह 5 या 6 कदम पीछे हट गया और उसका चाकू जमीन पर चिंगारी मार रहा था। वह तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपना चाकू जमीन में नहीं घुसा दिया। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। उसने डिंग हाओ को चौंक कर देखा और पूछा, तुम अच्छा, क्या तुम पूछना चाहते हो कि मेरी ताकत इतनी मजबूत क्यों है? डिंग हाओ ने अपनी कलाई मोड़ी और अपने ड्रैगन आकार के ब्लड ब्लेड को उड़ाया और कहा, माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया। उड़ने वाले चाकू का अभ्यास करना बस मनोरंजन के लिए था। ये लंबी कृपाण मेरा असली हथियार है। गंजा आदमी बहुत क्रोधित और परेशान हो गया। शेष 16 काले शूरवीरों की सांस रुक गई और उन्हें लगा कि वे बर्फ की गुफा में हैं। चलो उसे एक साथ मार देते हैं। हम इतने सारे हैं। हम उससे क्यों डरते हैं? गंजे सिर वाला आदमी कुछ देर के लिए स्तब्ध होकर चिल्लाया। डिंग हाओ ने उसके साथ एक बेवकूफ की तरह व्यवहार किया, जिससे वह नाराज हो गया। उसने पागलपन से अपनी क्यूई का इस्तेमाल किया। गहरे नीले रंग की लौ उसके शरीर पर जल उठी, और फिर वह फिर से भाग गया। शेष 16 काले शूरवीरों ने एक दूसरे को देखा और चिल्लाते हुए उसके पीछे चले गए।
ये सभी लोग हताश थे। उनके विचार में कम से कम संख्या के मामले में वे एक लाभ में थे। इसके अलावा गंजे विशालकाय की ताकत लड़के की तुलना में थोड़ी कम थी, जब तक कि वे सभी उस लड़के के खिलाफ लड़ते रहे। अंत में हारने वाला डिंग हाओ था। धमाका, बूम बूम बूम। गंजा विशाल और डिंग हाओ दोनों ने बहुत ही कम समय में कई हमले किए। बर्फ में चिंगारी के गुच्छे फूट रहे थे। टैटू वाला आदमी भालू जितना बड़ा और शक्तिशाली था। उसके हमले डिंग हाओ की ओर बढ़े। हालांकि डिंग हाओ का शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला, एक मुख्य आधार की तरह, चाहे वह कितना भी जोरदार हमला क्यों न कर रहा हो। शुरू से लेकर अंत तक डिंग हाओ एक ही स्थान पर खड़ा रहा, कभी एक छोटा कदम भी नहीं बढ़ाया। वह अपने ड्रैगन आकार के ब्लड ब्लेड को दोनों हाथों में पकड़कर नियमित रूप से हिलाता रहा। उसके चाकू के हर वार में भयानक ताकत थी, और उसका समय भी बहुत बढ़िया था। हर बार जब गंजे आदमी की पुरानी ताकत गायब हो जाती थी और उसकी नई ताकत दिखाई नहीं देती थी, तो वह हमला करता था, जिससे विशाल बहुत परेशान हो जाता था। उसने पहले कभी इतना असहज महसूस नहीं किया था, और जिस कृपाण तकनीक का उसने अच्छी तरह से अभ्यास किया था, उसका इस समय पूरी तरह और लगातार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। दोनों व्यक्तियों के संघर्ष से एक शक्तिशाली तूफान आया, जिससे रेत उड़ने लगी और कंकड़ पत्थर लुढ़कने लगे। अन्य काले शूरवीर उनसे जुड़ने में असमर्थ थे। शहर की दीवार पर गाओ लिन और अन्य लोग अंततः सदमे से जाग गए थे और पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। ये सफेद बालों वाला गाओ लिन उत्तेजना के कारण पूरा वाक्य नहीं बोल सका। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने छोटे लड़के में इतनी भयानक शक्ति होगी कि वह आसानी से 30 से अधिक काले शूरवीरों को हरा सकता है। यहां तक कि पूर्व संरक्षक सैनिक गुओ नू भी ऐसा नहीं कर सकता था। जो युवा लोग गाओ जियान के ठंडे शरीर को पकड़ रहे थे, वे उत्साह से कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिलों में आग लगी हुई है। हर युवा ने हीरो बनने का सपना देखा था। इस समय डिंग हाओ को शांति से और बिना किसी जल्दबाजी के लड़ते हुए देखकर उनके सपने साकार हो गए थे। चलो भी, मार डालो, इन जानवरों को मार डालो। शहर की दीवार पर खड़े ग्रामीण एक एक करके चिल्लाने लगे। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम, इस बच्चे को धीमा करने में मेरी मदद करने के लिए 10 लोगों को छोड़ दो। बाकी लोग शहर की दीवार पर चढ़ जाओ और उन कूड़े कचरे को मार डालो जो जीने से थक गए हैं। बोल्ड टैटू वाले विशालकाय आदमी ने गुस्से से आदेश दिया। वह डिंग हाओ को धीमा करने और डिंग हाओ की क्यूई का उपभोग करने के लिए उनके फायदे पर भरोसा करना चाहता था। क्योंकि उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि भले ही डिंग हाओ का असली क्यूई क्षेत्र उससे कम था, लेकिन डिंग हाओ द्वारा अभ्यास की गई साधना पद्धति उससे कई गुना बेहतर थी, इसलिए उसकी आक्रमण शक्ति अधिक मजबूत थी। हफ्फ, आप उन बहिष्कृत लोगों की रक्षा करना चाहते हैं, है ना? फिर मैं लोगों को भेजकर पहले उन्हें मार डालूंगा और तुम्हारा ध्यान बटा दूंगा। उन काले शूरवीरों को तुरंत समझ आ गया कि उसका क्या मतलब है। वे हंसे और सीधे शहर की दीवार की ओर भागे। वे जल्दी से शहर की दीवार पर चढ़ गए। डिंग हाओ का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत कार्रवाई की। उसने अपनी कृपाण से उस गंजे आदमी पर वार किया और अपने शरीर को घुमाकर जल्दी से उन 2 लंबी कृपाणों को निकाल दिया जो उन 2 मृत काले शूरवीरों की थीं। स्विश, 2 लंबी कृपाणें सीटी बजाती हुई बिजली में बदल गईं। 2 काले शूरवीर जो अभी अभी हवा में उछले थे। 2 कृपाण उनके कवच को चीरकर उनके दिलों में घुस गए और उन्हें बर्फ के क्रिस्टल शहर की दीवार पर ठोक दिया। जारी रखें, गंजा सिर वाला व्यक्ति नाराज था। उसने अपनी लकड़ी की क्यूई को चरम सीमा तक सक्रिय कर दिया और उसका पूरा शरीर हरी लौ से ढक गया। फिर वह एक राक्षस की तरह डिंग हाओ की ओर दौड़ा। वह डिंग हाओ को धीमा करने वाला था। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। धातु के टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई लोहे पर चोट कर रहा हो। आवाजें तेज और सघन थीं। अधिक संख्या में काले शूरवीरों ने शहर की दीवार की ओर भागने का अवसर लिया। दीवार पर बैठे ग्रामीणों का वध होने वाला था। चूंकि तुम इतने बुरे हो और अच्छा सहयोग नहीं करते, इसलिए मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। डिंग हाओ ने भौहें सिकुड़ी और उन लोगों को मारने ही वाला था। इस समय कुछ अविश्वसनीय हुआ। म्याऊं, डिंग हाओ के कंधे पर बैठी प्यारी सी बिल्ली शोर सुनकर जाग गई थी। इस समय उसने अचानक अपनी आंखें खोली। छोटे लड़के की आंखें मूलतः नीलम जैसी और शुद्ध थीं, लेकिन इस समय वे लाल और ठंडी लग रही थीं।
छोटे लड़के ने अपना मुंह खोला और गुस्से से दहाड़ने लगा। हालांकि इस बार ये मयौ नहीं था, लेकिन चीखें। यह आवाज बाघ और अजगर की आवाज जैसी लग रही थी और यहां तक कि धरती भी हिलने लगी। अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। छोटी सी बिल्ली का सिर अचानक गुब्बारे की तरह फूल गया। वह जल्दी ही गाड़ी जितनी बड़ी हो गई। उसका सुंदर गुलाबी मुंह बड़ा हो गया, जिसके चमकीले दांत तलवारों की तरह तीखे थे। यह बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि उस छोटे बच्चे का शरीर अभी भी मानव हाथ जितना बड़ा था, इसलिए यह पूरी तरह से अनुपातहीन लग रहा था। इससे पहले कि गंजे सिर वाला दानव कुछ करता, उसे केवल यह महसूस हुआ कि वह अंधकार से ढक गया है और फिर उसे कुछ भी पता नहीं चला। दूसरों की नजर में यह दृश्य काफी डरावना था। छोटी प्यारी बिल्ली का विशाल सिर तेजी से बाहर आया और उसने बड़े आदमी को अपने मुंह में पकड़ लिया, दो पैर बाहर छोड़ दिए, और फिर छोटी प्यारी बिल्ली ने अपना सिर हिलाया और गंजे आदमी को निगल लिया। जब लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो विशाल सिर अचानक तेजी से सिकुड़ गया, और पलक झपकते ही वह सामान्य आकार में वापस आ गया।